गुड आफ्टरनून डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मेरा नाम है राधेश्याम केवट और हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 एंड जून 2026 के दृष्टिकोण से यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर वन की हमारी ये चल रही यूनिट नंबर 4 यानी कि आपकी कम्युनिकेशन, संचार जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अभी तक हम संचार में क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संचार में अभी तक हम संचार की प्रक्रिया, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन के आपकी जो फीचर्स हैं, विशेषता है कम्युनिकेशन की, लक्षण, ये सारे के सारे टॉपिक्स अभी तक समझ चुके हैं। आज भी हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के एक अगले चरण को पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने मौखिक कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हिंदी में कहेंगे, जिन्हें आप मौखिक कम्युनिकेशन एंड गैर मौखिक कम्युनिकेशन को समझ चुके हैं। आज की हमने क्लास में इसमें हम जो मुख्य टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन को, उनको समझेंगे। आपको बहुत सारे टाइप से पढ़ना पड़ेगा यार कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक एक कर चीजों को समझेंगे। अभी काफी ये लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, राधेश पाठशाला के मंच पर पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्लास नंबर 1 से देखना प्रारंभ कीजिए। आईसीटी कंप्लीट कर चुके हैं, हायर एजुकेशन आपकी चल रही है, हायर एजुकेशन की अभी तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आईसीटी की आपकी ये कम्युनिकेशन की आपकी क्लास नंबर 5 है, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी क्लासों के नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो नोट्स मिलेंगे आपको राधेश पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर। तो जाइए नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक कहां मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर आप चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन से भी वह लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कम्युनिकेशन में हम लोग मेन टाइप से पढ़ रहे हैं अभी। अब कुछ टाइप्स हम अलग अलग आधार पर बात करेंगे। एक होता है जिसे हम कह सकते हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए। व्यक्तिगत आधार पे भी कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, क्लियर। तो उसी में से हम एक में आपको चार्ट बनवा देता हूं, उस चार्ट के आधार पर हम क्रम से उन सब चीजों को कंफर्म करेंगे। तो आप एक चार्ट यहां से बना लीजिए, ठीक है। हेडिंग लिख लीजिए आप चाहें तो, मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके अंतर्गत हम एक एक बिंदु को लेकर चलेंगे। एक मिनट, ये क्या हो गया? इनकी बहुत ज्यादा फेंक रहा है ये तो। एक मिनट, मेरा लैपटॉप पे इनकी गिर गई है, मुझे साफ करना पड़ेगा इससे पहले। ओहो, ये तो क्या हो गया यार, ऐसा भी होता है। चलिए, अच्छा होगा मेरे लैपटॉप की कीबोर्ड पे मैंने कवर लगा हुआ है, तो अंदर नहीं जाएगी इंक। इसकी इंक निकल कैसे गई इसकी? शायद ज्यादा डाल दी थी मैंने इसमें, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। पहला आती है, आपसे बात करूं, नंबर 1 पे आप नोट कीजिए एक, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत आधार पे। व्यक्तिगत आधार पर संचार, हिंदी वाले नोट करेंगे, इंग्लिश वाले आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन लिख लीजिए आप यहां पर, ठीक है। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लिख सकते हैं, या आपके पास लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके अंतर्गत हम कुछ चीजें पढ़ेंगे अभी विस्तार से। अभी एक शॉर्ट में आप चार्ट बना लीजिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है विस्तार से समझेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा करते हैं, या फिर एक एक करके समझते हुए चले तो कैसा रहेगा आपके लिए? या पहले एक बार चार्ट बना लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे आज की अपनी इस क्लास में, ताकि आपको इसका सब कुछ रहेगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम अंतर संवाद या अंतः संवाद या आत्म संवाद लिख लीजिए, हिंदी वाले विद्यार्थी इसमें अंतः संवाद कह सकते हैं, आत्म संवाद यदि आ जाएगा। इंटर
इसको हम यानी कि स्वयं से वार्तालाप करना, ठीक है। फिर आता है एक इंटरपर्सनल। अच्छा, मैंने ऊपर क्या लिख दिया, इंटरपर्सनल। अब एक आएगा आपका इंट्रापर्सनल। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, नोट करिए आप। इस संचार को कहा जाता है अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद, ठीक है। संवाद या कम्युनिकेशन, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक और प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन यानी कि समूह संचार। इसको हम बाद में और ज्यादा सॉरी इसको नहीं, एक आएगा आपका मास कम्युनिकेशन। अभी हम इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन यहां समझेंगे। इसके बाद मास कम्युनिकेशन को जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो लास्ट में हम एक जनसंचार पढ़ेंगे, यानी मास कम्युनिकेशन। हमने सिलेबस में चर्चा की थी उस पर। वहां हम इस यूनिट को लगभग 2-3 क्लासें भी लग सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं ना, वो अच्छे से हम देख लेंगे। जनसंचार इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पहले टाइप से, इसको हम पढ़ेंगे। इन्हीं को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर एक एक करके हम चीजों को समझ लेंगे। और आते हैं धारा क्या, चलिए लिख ही लेते हैं यार, 4-5 चीजें तो हैं। फिर एक आता है आपके पास डायरेक्शन और फ्लो के आधार पर कम्युनिकेशन। डायरेक्शन एंड फ्लो कम्युनिकेशन नंबर 2 पे आप नोट करें यहाँ पे। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे संरचना और प्रवाह के आधार पर, ठीक है। संरचना और प्रवाह के आधार पर, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप इसको बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए ये नोट करें सबसे पहले। आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। एक एक करके समझेंगे इनको, इसी चार्ट में आप समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन एक एक करके इन सभी को कर दूंगा। इसमें आते हैं धारा और प्रवाह के आधार पर आते, एक आता है आपका पल वर्टिकल, एक आता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन इसे हम कह सकते हैं, जिसको आपने शब्द सुना होगा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर संचार। ऊर्ध्वाधर संचार ये क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, हम इसको अच्छे से समझेंगे। यानी ऊपर से नीचे जब हम जाते, एक ऐसी रेखा में जो कम्युनिकेशन होगा, इस वे में जो कम्युनिकेशन होगा आपका, ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर एक आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है आपका क्षैतिज संचार। ये इस वे में होता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत एक और संचार आता है जिसे हम बोलते हैं डाइगोनल कम्युनिकेशन। डाइगोनल कम्युनिकेशन ये क्या होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है त्रियक संचार या तिरछा कम्युनिकेशन भी, त्रियक संचार इसको हम कह सकते हैं। ये किसी विभाग के साथ किसी भी तरीके से संवाद कर सकता है। इसके लिए ना ही हॉरिजॉन्टल मायने रखता है, ना ही इसके लिए ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन मायने लगता है। फिर 2 कम्युनिकेशन और आते हैं कल्चर के आधार पर। कल्चर बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, एक सांस्कृतिक आधार पर कह लीजिए, कल्चर बेस्ड कम्युनिकेशन कह लीजिए। नंबर 3 सांस्कृतिक आधार पर, बेस्ड ऑन कल्चरल कम्युनिकेशन। कल्चरल कम्युनिकेशन इसके अंतर्गत 2 संचार आते हैं आपके, ठीक है। एक हो जाएगा आपका इंट्रा कल्चरल और एक हो जाएगा आपका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। लिख दूं या लिख लेंगे आप?
इंग्लिश में लिख लीजिए ना, कम्युनिकेशन एंड इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका है इंट्राकल्चर एंड इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। एक कल्चर होता है जो समान संस्कृतियों के बीच होता है, कम्युनिकेट किया जाता है, जहां हम संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। समान संस्कृति के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो एक संचार होता है जो अन्य विभिन्न संस्कृतियों के बीच में कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे कि हमारे मंत्री लोग विदेश जाते हैं, विदेश मंत्री हुए एस जयशंकर जी अभी रशिया में है, रशिया की यात्रा पर हैं, तो वहां जाके वो वहां के जो व्यक्ति हैं वो रशिया में वार्तालाप करेंगे और ये अपनी जो भी एक लैंग्वेज में होगी, या तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में, या फिर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक एक ट्रांसलेटर की भूमिका में होती है। तो क्या करता है, अन्य अन्य संस्कृतियों के बीच कम्युनिकेशन किया जाता है, इन सबको होता है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। तो ये टाइप्स अभी हम अच्छे से इनको पढ़ने वाले, ठीक है, ये लिख लीजिए आप, है ना, ये आपके लिख लीजिए। इसके बाद एक और है, मैं यहां लिख देता हूं इसको, जैसे हम कहते हैं फॉर्मेलिटी के आधार पर, ठीक है, नंबर 4 है ना, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, स्वरूप के आधार पर भी कुछ कम्युनिकेशन होते हैं। इसके अंतर्गत हम दो कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक होता है आपके पास फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संचार, लिख लीजिए इसको, हिंदी में भी लिखिएगा, औपचारिक संचार। एक होता है आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि जिसे कहा जाता है अनौपचारिक संचार, ठीक है। तो ये आज हम संचार के सभी टाइप्स पढ़ने वाले हैं, समझेंगे बस इनके। मैंने जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना, हैप्टिक्स हमने पढ़ा था, किनेसिस हमने, किनेसिस कम्युनिकेशन, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, जितने भी प्रकार के हमने कल अपनी लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े थे, उसी प्रकार ये सारे के सारे पढ़ते हैं। ये हम सबको पता है, ऐसा नहीं कि हम सब इनसे अनभिज्ञ हैं या इन सभी कम्युनिकेशन से हमारा कोई परिचय नहीं है, हम सब जानते हैं, परंतु क्या है, एक इसको नाम दिया गया, उस नाम से जब वो प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो हमें बस वही नाम इन सबको समझना। मास कम्युनिकेशन में किस तरह का संवाद आएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन में किस तरह का संचार आता है, ठीक उसी तरह वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया, चाहे वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया या फिर आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ये नीचे अगर मैं कल्चर के आधार पर बात करूं, संस्कृति परंपराओं के आधार पर मैं संचार की यदि मैं बात करूं, तो आपके पास इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन और इंटरकल्चर कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनको भी हम विस्तार से भी अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5 स्टार इसको दे लीजिए आप। मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से एक प्रश्न तो बनेगा। जितने भी हमने टाइप से पढ़े हैं वहां से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, 1 या 2 प्रश्न आने की सीधी संभावनाएं रहती हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। नोटेड, चलिए इतना लिख लीजिए जल्दी, फिर इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जहां कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती, आप मुझे पर्सनल अपने व्हाट्सएप नंबर मैंने आपकी सबको दिया हुआ है, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। क्या है मेरा व्हाट्सएप नंबर, पता है ना आपको, सभी क्लासों की लिंक में दिया हुआ है मैंने, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट्स तो करने ही है, ठीक है ना। लेक्चर यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना है, उसको कमेंट करना है, चीजें समझ में आ रही। जहां कहीं भी जो भी लेक्चर में समझाता हूँ, यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, देखिए जब तक शांत रहेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, बोलना आवश्यक है। यदि कोई संदेह आपको है इस क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं। यदि समझ में नहीं आता है मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना, आप मुझे बता भी सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में वो चीज सुधार कर सकता हूँ, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। मेरा क्या, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा,
पर आप अपना जीवन का समय यहाँ दे रहे हैं राधेश पाठशाला पे, तो आपको वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही मिलना चाहिए ना। आप यदि आपका इनपुट दोगे, आपको आउटपुट मिलना चाहिए। और मेरा आउटपुट ये है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इनपुट तो मैं कितना ही दे लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके इनको पर समझेंगे। कहाँ गया हमारा उपकरण जो मैं हर बार भूल जाता हूँ रखने के बाद? ये रहा। चलो आज इधर था। लिख लिया ना, चलो मिटा दें इसको। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अपन लोग। समझ में आ रहा है इतना आपको? सबसे पहले हमने क्या रखा था? सबसे पहले हम चलते हैं आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे। हेडिंग डाल लीजिए आप, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या आत्मसंवाद। ठीक है, आपने चार्ट बना ही लिया, वहां दी जगह हो तो वहां चीजें नोट करते चलना, नहीं वरना अलग से लिख लेना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या आत्मसंवाद या अंतः संचार हम इसको कह सकते हैं। आत्मसंवाद के नाम से आ जाए, या एक और हिंदी में नाम चलता है अंतः संचार। इतने नामों से इसमें से प्रश्न आने की इस तरह से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं अलग अलग ना। हिंदी में यही तो दिक्कत है यार, अर्थ का अनर्थ हम कर सकते हैं। पेपर ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है जैसे किसी के मंगल घेरे से ट्रांसलेट करके करवाया हुआ पेपर हो आपका। इसलिए मैं हिंदी वालों को थोड़ा सा ज्यादा वरीयता देता हूँ, उन पे थोड़ा काम कर लेता हूँ। इसलिए मैं इतनी डिटेल से विस्तार से चीजें समझाता हूँ ताकि उनको कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आए। चलिए देखिए, ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है। अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। देखो, अंतः संचार या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, नोट्स में मैंने इसको विस्तार से दिया हुआ, नोट्स आ जाएंगे आपके पास तो आप उनसे पढ़ना। लेकिन अभी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना साथ में, ताकि आपको अभी रिवीजन करने में काम आएगी। और जब लास्ट में आप जब रिवाइज करेंगे चीजों को, तो वहां पे ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके। और हम जो पढ़ा रहा हूँ मैं हमको बोर्ड पे उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में ही। बाकी डिटेल में नोट्स में आपको एक्सप्लेन सारे का सारा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा विस्तार से मैंने चीजें दी हुई है। क्या इसके फीचर्स है? इसमें हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स हुए, थॉट्स यानी कि विचार, ठीक है, फीलिंग्स भावना, एनालिसिस विश्लेषण, ठीक है, मेमोरीज, स्मृति आप जैसे कहेंगे, ठीक है। और भी कुछ होता है क्या? और आप इसमें लिख सकते हैं अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम जब संवाद करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। क्या? आत्मचिंतन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, आत्मचिंतन हम इस प्रक्रिया में किया जाता है। जब हम ये कम्युनिकेशन करते हैं तो इस टाइप का कम्युनिकेशन करने के लिए आपको किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप उदास हैं, मन बैठा हुआ है, मन थका हुआ है, आप खाली बैठे हुए हैं, थोड़े से समय के लिए आपको कुछ भी, अब आपके ना ही लिप्स काम कर रहे हैं वहां पर, ना ही आपकी जिह्वा काम कर रही है, परंतु आपका मस्तिष्क एक्टिव है। आपके मस्तिष्क में विचार, कुछ अनुभव ऐसे हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं पुराने, अब वो जिसे आप आम भाषा में कहते हैं ना सोचना, आत्मचिंतन करना, आत्म एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करना, लिख लीजिए आत्मचिंतन, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है।
किसी भी प्रकार का जब हम निर्णय लेते तो जब आप किसी भी निर्णय पर फंसते हो, आपको कोई निर्णय लेना हो और तुरंत हम निर्णय नहीं ले पाते, तो हम क्या करते हैं, कहा जाता है कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। जैसे कि आप प्रश्न पेपर देने जाते हो, एग्जाम से ठीक पहले जो आपकी मन स्थिति होती है उसमें क्या होता है, आत्मचिंतन चलता रहता है। आप स्वयं से निर्णय लेते हैं। जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, इस पे अगर कोई प्रश्न पे हम फंसे हैं, 50-50 का चांस है, तो कौन सा, तो आप थोड़ी देर सोचोगे उसके लिए, क्या कर सोच रहे हो, सोचकर फिर आप निर्णय भी ले रहे हो। इस तरह का जो संवाद है ना, स्वयं से वार्तालाप करते हैं, आप अपने अंदर मस्तिष्क में अपनी आत्मा के अनुसार जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है आपकी विल के साथ, आपके मस्तिष्क के साथ, वह कम्युनिकेशन जिसमें आपकी मेमोरीज खास स्तर पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, मेमोरीज का रोल बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ये कहलाता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हम स्वयं से संवाद करते हैं, स्वयं से ही चीजें को पूछते हैं, स्वयं से उसका निर्णय लिया जाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन करते हैं। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है यह आता है आपका किस टाइप के कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की श्रेणी में यह आता है। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, ठीक है, सेल्फ टॉक, ठीक है, स्वयं से बात करते हैं। और बहुत सारी चीज आती हैं इसमें, जैसे कि आप इमोशनली होते हैं तो फिर आपका संवाद अलग विषय में चलता है। जब आप परेशान होते हैं, उदास होते हैं, तब आपके संवाद अलग दृष्टिकोण से चलता है। तो ये सभी के सभी संवाद की जो श्रेणी होती है वो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आती है। इतना समझ में आ गया, प्रश्न ऐसे ही आएंगे आपके पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। सॉरी, ये इंटरपर्सनल लिख दिया मैंने, है ना, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा, माफी चाहूंगा मैं, ये होगा आपका ये होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, आत्मसंवाद या आत्मसंचार इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा आपका। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, उस आधार पर फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें एक शब्द पूछा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं, आप इतना नोट करके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अंतरवैयक्तिक संचार। लिख लीजिए, अंतरवैयक्तिक संचार, ये आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहले में हमने क्या समझा, इंट्रापर्सनल में इंट्रा यानी स्वयं, यानी आत्मविश्लेषण, लेकिन अब हम कर रहे हैं हम अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार में क्या होता है, दो या दो से कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा अधिक संख्या में नहीं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहा जाता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल, जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, फोन कॉल पर आपकी जो टॉक चल रही है, प्रेमी प्रेमिका का वार्तालाप, ये एग्जांपल है। आप दो लोग मिले हैं, फ्रेंड्स मिले हैं, ठीक है, किसी भी विषय पर आपकी डिस्कशन चल रहा है, ये जो कम्युनिकेशन आपका अंतरवैयक्तिक संचार में आएगा। इसमें बस याद रखना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो प्रत्यक्ष संवाद किया जाता है, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसमें होता है। कैसा कम्युनिकेशन होता है इसमें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है विद्यार्थियों, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, या हम स्वयं में सोच रहे हैं, ये सेल्फ, इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन आपका किया जाता है, ठीक है। अब जब व्यक्ति की बात आ गई तो फिर यहाँ ये भी कह सकते हैं, पर इसमें मेनली ये ज्यादा फोकस माना जाता है। इसमें आपका ये भी देखो हो सकता है, क्योंकि दो लोगों के बीच इसमें संवाद किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक तकनीक आ रही है,
ये भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष संवाद ही हो रहा है। मैंने पहला जो पॉइंट लिखा था इसमें भी हम प्रत्यक्ष संवाद ही कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन इसके लिए हम एक दूसरे के सामने उपलब्ध नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, फोन कॉल के माध्यम से उसमें संवाद कर रहे हैं, तो ये भी इसमें लिख सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखित हो सकता है, अमौखिक हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये दोनों ही माध्यम से हो सकता है, लिखित एवं मौखिक भी, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही तरीके से ये कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। समझ में आ गया। और जब इसके अलावा जिस पत्राचार, ये भी आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम एक व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं किसी को, तो वो सारी की सारी श्रेणी आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये दो हो गए। अब इसके बाद आता है एक होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब देखो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपके पीयर्स ग्रुप होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पीयर्स ग्रुप होंगे, आप अपने मित्रों के साथ जा लें। कोई इसमें किटी पार्टी, आपने सुना हो, कुछ महिलाएं होती है जो किटी पार्टी करती हैं, जो मेरिड वुमेन्स होती है, उनका एक ग्रुप है फ्रेंड्स का। लड़कों का फ्रेंड्स होता है आपका जो पीयर ग्रुप जिसे कहा जाता है, कह सकते हैं आप उनको। ये ऑफिसों में जो मीटिंग होती है वो सबके सब ग्रुप कम्युनिकेशन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन की श्रेणी में आते हैं, ये इसको समूह संचार हिंदी में कहा जाता है। क्या हो रहा है इस संचार में, क्या हो रहा है इस संचार में? ग्रुप कम्युनिकेशन में आपके पास 3, 4, 5, 10, 15 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है, 25 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है। जब आप किसी ग्रुप से, जैसे कि आपकी गूगल जूम पे हमारी कभी कभी, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं तो कभी हम मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन माध्यम में, या किसी कंपनी के अंदर जाते हैं मीटिंग्स होती हैं छोटी छोटी, या परिवार के कभी फेस्टिवल में 15-20 लोग जब मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, वार्तालाप करते हैं, हालचाल पूछते हैं, परिचर्चा करते हैं, तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन है आपका, ये आता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, मीटिंग्स हो गई आपकी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस आप लिख लीजिए। ये सारे के सारे एग्जांपल आपके ग्रुप कम्युनिकेशन के हो सकते हैं। अब ये किसी का भी हो सकता है, ये फैमिली ग्रुप्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स सर्कल के ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो पीयर्स ग्रुप्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके ग्रुप कम्युनिकेशन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये औपचारिक चर्चाएं होंगी तो ये सब मीटिंग हो गई ऑफिस की। इनफॉर्मल फैमिली के साथ यूज कर लेंगे हम, बट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से कंफ्यूजन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ग्रुप कम्युनिकेशन। अब एक होता है आपके पास मास कम्युनिकेशन। ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो पहला जो चरण है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो नाम थोड़े से अजीब है, जिन्होंने पहले पढ़ा उन्हें दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, जन संचार, लेकिन जिनके लिए पहली बार होता है ना, उन्हें थोड़े से ये नाम दिक्कत देते हैं, या जिनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है उन्हें दिक्कत नहीं आती। चलिए, मास कम्युनिकेशन, सीधी बात लिखा, जन संचार, यानी जो बड़े लेवल पर होते हैं, बिग लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है वो सब आता है आपका जनसंचार की श्रेणी में। ठीक है, जैसे कह सकते हैं आप जनसभा, जिसे आप नेताओं की रैली कहते हैं ना, नेताजी जाएंगे भाषण देंगे, हजारों की तादाद में, वन वे कम्युनिकेशन रहता है, हम पढ़ चुके हैं पहले इस तरह का कम्युनिकेशन क्या, लेकिन ये मास कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। ठीक है, मीडिया कम्युनिकेशन, आपके पास जियो हॉटस्टार है, यूट्यूब है, ये क्या है, मास ऑफ पीपल्स को, नंबर ऑफ पीपल्स को, मास ऑफ पीपल्स को ये टारगेट करते हैं। बहुत बड़े लेवल पे संचार होता है, आपके जितनी भी टीवी चल रहा है, आपके जो रेडियोज हैं, ये सारे के सारे मास कम्युनिकेशन में आते हैं। बहुत सारे लाखों लोग, हजारों लोग सुनते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये सब के सब भी आपके मास कम्युनिकेशन के जितनी प्रकार के आपके मीडिया होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये सारी की सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। ये भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकता है, जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही तरह का हो सकता है। मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज किया जा सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज किया जा सकता है, होते ही हम एंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी देखते हैं। क्लियर, तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपकी मास कम्युनिकेशन पे आती हैं आपकी।
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इसी के अंतर्गत एक आता है आपका मेटा कम्युनिकेशन। मैं एक और लिखा देता हूं, अभी हमने एक इंट्रापर्सनल जब कम्युनिकेशन पढ़ा था, उसी में एक और आता है आपका बस मेटा कम्युनिकेशन। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। मेटा एंड मेटा कॉग्निशन, दो मेथड्स होते हैं टीचिंग के, मेटा एंड मेटा कॉग्निशन। वहां हम उसमें अच्छे से इन चीजों को समझेंगे। मे बी नेक्स्ट यूनिट शायद हम टीचिंग एप्टीट्यूड ही बताएंगे या फिर रीजनिंग। मेटा कम्युनिकेशन ये क्या होता है इसको आप अभी समझ लीजिए। मेटा संचार, देखिए मेटा संचार जो होता है ना, मेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम सीधे क्या करते हैं, संदेश देने की बजाय हम उस संदेश में अर्थ को छुपते हैं, यानी तार्किक आधार पे हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा डीप। अभी हमने एक पढ़ा था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये उसी से जुड़ा हुआ एक संचार होता है। संचार के बारे में संचार के बारे में सोचना, संचार के बारे में संचार एक बार यूज कर लीजिए इसमें। संचार के बारे में संचार, अर्थात इसे आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, अर्थात अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आप पहली बात तो स्मरण की स्थिति पर, यानी चिंतन की स्थिति पर जाते हैं, वहां आप चीजों को सोचते हैं, तर्क निकालते हैं। संचार के बारे में भी संचार, अर्थात चीजों को बहुत ज्यादा डीप एनालाइज करना, सोचना, वो सब का सब आता है आपका मेटा कम्युनिकेशन। एक तो आता सिंपल, आप कोई भी डिसीजन लेंगे सोच लेंगे, लेकिन संचार के बारे में सोचना, कैलकुलेशन निकालना बहुत आता है, तो उस तरह के जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका आता है मेटा कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। लगभग ये आपको उसी में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जैसा मिलता जुलता लगता है समझने में, लेकिन ये थोड़ा और डीप चला जाता है। ठीक है, संचार के ये जैसे कि जो बड़े बड़े चिंतनशील व्यक्ति होते हैं ना, जिसे आप साधु महात्मा कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि महामुनि कहते हैं, जैसे बुद्ध, तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त होता है वे किस तरह के कम्युनिकेशन से प्राप्त हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बुद्ध का नाम ही लिख देता हूँ। चलिए, बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इसी मेटा कम्युनिकेशन से हुआ। बुद्ध जब समय के साथ जब तपस्या कर रहे थे, जब अपनी साधना में लीन थे, तो वो क्या करते थे, सोचने के बारे में भी सोचना। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं सिर्फ कम्युनिकेशन की, टीचिंग एप्टीट्यूड में इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम, निश्चिंत रहिए। कम्युनिकेशन के बारे में भी कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, बस इतना सा समझ लेना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि बड़े, फिर ये जब ज्ञान प्राप्त होता है, फिर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी जो दार्शनिक होते हैं ना, वो लोग इसी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। दार्शनिक सुना आपने, जो फिलोसफर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो सबके सब इसी प्रकार के संचार में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़े आगे। फिर एक हमने मास कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में वन वे फ्लो रहता है, हम अच्छे तरह से समझ चुके हैं। फिर अब हम बात करेंगे औपचारिक संचार की। मैं बार बार यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल दो तीन वर्ड यूज कर रहा हूँ, आखिरकार होता है क्या। देखिए बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं उसके पीछे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार, ये क्या होता है साहब, ये हम देख लेते हैं अपने इस लेक्चर्स में। चलिए देखिए, मैं बता देता हूं आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड होता है। औपचारिकता निभाई जाती है यहाँ पे, इसे कह सकते हैं
ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी आप इसे कह सकते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेट इसमें किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। और क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं? ये जो होता है आपका एक हायरार्की पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है मेरे विद्यार्थियों? अब देखो एक एक करके मैं आपको ये समझा देता हूँ। मैंने आपके पास 3 चीजें लिखी, तो रूल्स एंड रेगुलेशन पे आधारित होता है, ठीक है। हायरार्की इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और एक और सबसे बड़ा चीज आता है ये ऑथेंटिक कम्युनिकेट इसमें किया जाता है, ठीक है। ऑथेंटिक कम्युनिकेट इसके अंतर्गत किया जाता है। और ये जो कम्युनिकेशन होता है इसकी एक और विशेषता है टाइम टेकिंग। क्या होता है मेरे विद्यार्थियों? टाइम कंजम्पशन कह सकते हैं आप इसे, कम्युनिकेशन। अब मैं एक एक चीजों को आपको विस्तार से अभी यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले मैंने क्या लिखा आपके पास? पहले हम बात करें रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जो भी आपकी अथॉरिटी होती है, जिस भी अथॉरिटी, जैसे कि आप ऑफिस में कार्य करते हैं, ये आपका ऑफिस है, समझ, एक मिनट यहाँ जाता हूँ, ये आपका एक ऑफिस है, ठीक है। सीईओ होता है, फिर आपका एचआर डिपार्टमेंट आ जाएगा, एचआर पहले हेड आ जाएगा, फिर सीईओ से एचआर आता है, फिर यहाँ आ जाता है आपका टीम लीडर, टीएल आ जाता है, फिर यहाँ एम्प्लॉय आते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये हायरार्की बनी है, क्या है ये? क्या लिखा मैंने? ये हायरार्की बनी है, नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। अब मुझे ये एम्प्लॉय है, इसको मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज है, सैलरी से रिलेटेड इशू है, कुछ भी, तो ये किसको? अपने सुपरवाइजर या टीम लीडर को रिपोर्ट करेगा। टीम लीडर अपने, इसके ऊपर एक मैनेजर और होगा, है ना, एक मैनेजर आता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर, तो ये किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। मैनेजर एचआर डिपार्टमेंट में जाएगा या एचआर हेड पे जा सकता है डायरेक्ट, फिर एचआर डायरेक्ट अपने ऊपर एक और मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट बड़े बड़े, बहुत लंबी हायरार्की बन जाएगी, मैं बनाना स्टार्ट करूंगा तो फिर ये सीईओ तक जाती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर मेजर प्रॉब्लम है तो सीईओ तक जाती है, तो ये हायरार्की है। अब यहाँ तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी किस क्या होती है? ऑफिशियल प्रोसेस होती है। यहाँ पे आप मेल्स के माध्यम से, मेल्स का यूज करते हैं या हार्ड डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। आप अनावश्यक तौर पे यहाँ संवाद नहीं, कम्युनिकेशन नहीं करते, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। अब इसमें मैंने एक लाइन लिखा है टाइम। अब देखो यहाँ आपको नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है, तो स्वाभाविक टाइम कंजम्पशन होगा आपका। जैसे आप सरकारी कार्यालय में जाते हैं कोई कार्य कराने के लिए, वो कहते हैं सर समय लगेगा, फाइल ऊपर बड़े बड़े बाबू तक जाएगी, बड़े बाबू जब साइन करेंगे तभी आपका काम होगा। नीचे वाला कहता है, फिर नीचे वाले को 500 देंगे, फिर वो बाईपास सर्जरी करवाएगा, फिर 500 अगले को पड़ेंगे, फिर 500 अगले को, जैसे लगते लगते 10-12 हजार में आपका काम हो जाता है। सिस्टम है ना हमारे देश का, गर्व करना चाहिए ऐसे सिस्टम पे हम सबको। चलिए ठीक है, ऑथेंटिक होता है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, ये आपका आता है सीधे के सीधे फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन फॉलो करना पड़ती है, नियमावली होती है कि इसी नियम से चलना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते आप, मेल करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा डायरेक्ट कुछ भी शिकायत करूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लिखित शिकायत देना पड़ेगा। मान के चलिए एक आईएएस ऑफिसर है और एक कोई नेताजी, एक कोई विधायक है, ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर है और एक है आपके विधायक जी। आईएएस ऑफिसर कुछ काम कर रहे हैं, बीच में विधायक ने अपनी टांग अड़ा दी, जो कि वो हमेशा करती है, हर क्षेत्र में होता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति होती है, पार्टी का फायदा पहले देखना होता है, अगली बार फिर से 5 साल के लिए चुनाव जीतना, तो जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए। अब इस प्रक्रिया में विधायक जी कहते कि कलेक्टर साहब ये काम नहीं करना पड़ेगा, मेरा आदमी है, इसके ऊपर तुम कुछ नहीं कर सकते, या ये वाली रेड रोक दो या जो भी। कलेक्टर कहते ठीक है सर, नहीं करूंगा। वो कहते कि लो सीएम से बात कर लो, सीएम का कॉल आ गया इसी बीच में, लो साहब बड़ा मसला होगा, तभी तो सीएम इन्वॉल्व हो रहा है। तो कलेक्टर को बुलाया सीएम हाउस, कहा भैया तुम ज्यादा उछक रहे हो, नया नया आए हो अभी हमारे जिले में, जो चल रहा है वैसे चलने दो, रेत माफियाओं का काम है, करने दो उनको, तुम कुछ मत करो बीच में, और ये लो 1 करोड़ रुपए, चुपचाप रहो, अपनी बोलती बंद कर लेना, और इस केस पे चुपचाप कार्य करते रहो, बहुत पैसे मिलेंगे तुमको, इस तरीके। अब थोड़ा आईएएस ऑफिसर थोड़ा ईमानदार टाइप का निकल गया, खेमका जी की तरह।
अब ऐसे लोग या तो ट्रांसफर होते हैं या फिर दूसरी कोई उनके साथ घटनाएं कर दी जाती हैं। ये कहते हैं कि साहब ठीक है, अब ये थोड़े समझदार थे, इन्हें पता था कि यार कैसे काम कराना है सरकारों से। ठीक है सर, मैं कर दूंगा, बट आप मुझे लिखित में दे दीजिए। ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, हमने क्या लिखा था साथ में, हाँ ऑथेंटिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आप मुझे दे दीजिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आप लिखित में आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि सीएम हाउस में यदि लिखित में आदेश आएगा तो वो फिर मानना उसका डीएम का फर्ज रहता है, अगर वो संविधान के दायरे में रहता है। अब सीएम साहब की छुट्टी पुट्टी बोल, तो ये जो कम्युनिकेशन है आपका औपचारिक कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। इसी में एक कम्युनिकेशन और होता है आपका, जिसे आप कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अर्थात अनौपचारिक संचार। यही समझ लेते हैं इसको भी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अर्थात अनौपचारिक संचार। ठीक है, ये क्या होता है समझ लीजिए। यहां बात चल रही थी यार, अब अनौपचारिक संचार वह संचार, जैसे कि हम अभी जस्ट मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे थे, ठीक है, औपचारिकता नहीं होती किसी भी चीज की यहाँ पर। जैसे कि आप फैमिली के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, आप फैमिली ग्रुप से आपके या फ्रेंड्स के साथ आप बात कर रहे हैं, तो ये किस श्रेणी में आता है आपका अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है, जहां कोई औपचारिकता नहीं होती, किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं होती आपके पास, कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होते, बस आप बेसिक संवाद कर रहे हैं। अब जैसे कि आदत होती है ना निब्बा निब्बियों को बात करने की एक दूसरे से, उसने निब्बा को फोन लगाया, निब्बी ने फोन उठाया, कोई रीजन नहीं है बात करने का, चल रही है घंटों बातें चल रही है, रात रात भर बातें चल रही हैं। तो ये जो चर्चा है अनौपचारिक संवाद की श्रेणी में आता है। अब समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते यार, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, एक ही फ्लो में एक ही फ्लो में चलता है, फ्री फ्लो कह लीजिए इसको, फ्री फ्लो में ये कम्युनिकेशन आपके पास सीधा होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है। रूमर्स पॉसी अब लेकिन इसमें एक है, जब औपचारिक नहीं है तो यहाँ पे क्या होती है, जैसे अफवाह जब फैलती है बहुत सारी, क्या होती है, मीम्स वायरल होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा संभावना यहाँ से रह सकती है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन की संभावना, रूमर्स बहुत ज्यादा फैलने की संभावना अनौपचारिक संचार में रहती है, क्योंकि औपचारिकता नहीं होती, ऑथेंटिकेशन नहीं होता, वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे वैलिड कम्युनिकेशन नहीं होता, इस वजह से यहाँ से थोड़ी सी इसके मिसयूज भी होते ही है नॉर्मली। बस यही था आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये था आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं है आपके पास, ठीक है, सारी चीजें बाकी नोट्स में मैंने इन सब चीजों को विस्तार से दे दिए हैं, आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये नोट करना ताकि आपके पास दिमाग में बना रहे, नोट्स में भी बहुत जल्दी आपके पास अपना टेलीग्राम चैनल पे हो जाएंगे, ठीक है। जैसी हमारी क्लासेस थोड़ी एक एंड पे पहुंचेगी, मैं आपके पास नोट टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जब तक मैं हायर एजुकेशन के नोट से डाल चुका हूँ, आईसीटी के नोट से डाल ही चुका हूँ, तो आप उनको पढ़ना प्रारंभ अच्छे से कर दीजिए। अब एक कम्युनिकेशन इसी में एक और होता है, चलिए एक और होता है, हम उसको भी हम देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध औपचारिक कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अर्ध औपचारिक संचार, ये क्या होता है। देखो बहुत सारे संवाद ऐसे आते हैं कभी कभी, उसमें क्या होता है हमको, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हम लोग हैं, मैं टीचर हूं और आप छात्र हैं। अब मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे देता हूं जो हंसी मजाक वाले भी होते हैं। जैसे कल की क्लास में मैंने 2 गाने आपको सुना दिए थे, मुझे वो चीज समझाना था पैरालिंग्विस्टिक या फोनोलॉजी को समझाना था आपको, तो मैंने 2 गाने गा दिए। अब ये मनोरंजन भी हो गया इसमें आपका, अब आपको चीज समझ में भी आ गई, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिकता उसमें मिल रही ना, हाँ ठीक है समझना था, लेकिन ये चीजें अनौपचारिक थी, मतलब अनौपचारिक चर्चाओं के रूप में हम कभी कभी ऐसे अनौपचारिक चर्चा कर लेते हैं।
लेकिन हम फॉर्मली वे में पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोनों चीजें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का किसमें इंक्लूड होता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नोट कर लीजिए, बस इतना समझना है इसमें, बस आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कह सकते हैं इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के ही गुण मिलते हैं, इसके अंतर्गत दोनों के गुण मिलते हैं या दोनों का एक मिक्सर होता है, वह संवाद आपका नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। ठीक है, बस इतना आपको इसमें समझना था। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक सेकेंड आप जल्दी लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो इसको। चले आगे बढ़े। अब एक होता है इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन होता है मेरे विद्यार्थियों? वर्टिकल कम्युनिकेशन, लिख लीजिए। वर्टिकल कम्युनिकेशन ये क्या होता है, इसको देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वर्टिकल कम्युनिकेशन का, क्या बताया था मैंने आपको? ऊर्ध्वाधर संचार। अब देखिए, वह संचार जिसमें हायरार्की फॉलो की जाती है, ये संवाद एक, इसको अधीनस्थ कह सकते हैं अपन और इसको शीर्ष कह सकते हैं। ये नीचे का, सबसे नीचे का एम्प्लॉय है और ये आपका सीईओ। ठीक वैसा ही चरणबद्ध तरीके से ये कम्युनिकेशन किया जाता है, बीच में सभी डिपार्टमेंट्स आएंगे आपके। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ये आता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन की श्रेणी में ये आता है। यानी कि ये अपवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड कह लीजिए, इसको आप कह सकते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की आप इसको समझ सकते हैं। ये आता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि ऊर्ध्वाधर संचार जिसे कहा जाता है। वरिष्ठ अपने अधीनस्थों के बीच में, जैसे कि मान के चलिए सीएम को कोई कार्य करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने सचिव को, अपने सेक्रेटरी को बताएगा। सेक्रेटरी फिर, अब संबंधित विभाग है, मान के चलिए कोई जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित डिपार्टमेंट है तो वो रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय जाएगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट या राज्य के डिपार्टमेंट में आएगी, फिर वहां से वो डिस्ट्रिक्ट पहुंचेगी, डिस्ट्रिक्ट से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, जो आदेश होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ जाएगी, आपकी ब्लॉक लेवल पे जाएगी, ब्लॉक से पे अगर छोटी तहसील होगी तहसील पे आएगी, तहसील से फिर वो चीजें रेगुलेट नीचे पंचायत में आएंगी, नगर परिषद, नगर पालिका जो भी होंगी वहां पर वो चीजें सीधे सारी फिर चीजें वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये हायरार्की चलती है, इसी प्रकार नीचे से ऊपर तक पूरी हायरार्की जाती है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? है ना, नोट। ये कहलाता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। फिर एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यहीं लग दे, मैं दोनों यहीं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसमें मैं एक एग्जांपल हम माध्यम से समझेंगे ना। छेद, अब हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं, अब तो पता होना चाहिए, इतनी इंग्लिश तो आपको है ना। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि अब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है आपका हॉरिजॉन्टल, ये होता है भाई समान लोगों के बीच, समान कंडीशन में, नहीं, ठीक है, समान स्थिति में किया जाता है या समान लोगों के बीच होता है। मान के चलिए ये एक टीएल है और ये एक टीएल है, बस समझ लिए, दो लोग हैं। मैं जब सुपरवाइजर था तो मैं अपने अधीनस्थों के बीच मुझे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती थी। अब ये मैं फॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूँ, ये मैं इनफॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूँ, उसमें याद रख लेना आप। ठीक है, दोनों ही तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, लेकिन ये मेनली क्वेश्चन आपसे फॉर्मल तरीके से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे सेक्टर्स होते हैं, विभाग होते हैं, इनमें तरीके कम्युनिकेशन किया जा सकता है। दो समान व्यक्तियों के बीच ये कम्युनिकेशन की, एक टीएल है या फिर आप कह सकते हैं किसी किसी कंपनी में दो सीईओ होते हैं, एक सीईओ है एक और सीईओ है, इसके बीच कम्युनिकेशन किया जाएगा। ये डीएम है, ठीक है, ये भी डीएम है, इनके बीच कम्युनिकेशन किया जा सकता है। दो समान विभाग है, ठीक है, दो समान अधीनस्थ है, उनके बीच में ये कम्युनिकेशन किया जाता है। दो समान व्यक्तियों के बीच, दो समान लोगों के बीच इस तरह का कम्युनिकेशन किया जा सकता है। नोटेड। जब हमारे अंतरराज्यीय जब मीटिंग होती है उसमें सीएम से भी आते हैं, लेकिन उसमें एक गृह मंत्रालय से भी व्यक्ति रहते ही हैं हमारे पास, मिनिस्ट्री से, है ना, कैबिनेट से भी मंत्री लोग रहते हैं उसके अंतर्गत। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन, समान व्यक्ति के बीच जो कम्युनिकेशन किया जाए, ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की श्रेणी में होता है। अब इसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, जिस भी व्यक्तियों के साथ जो भी मीटिंग है, समन्वय बना में कोऑर्डिनेशन को ज्यादा बिल्ड करना होता है। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ये आता है आपके पास
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। क्लियर? एक इसी में हमने एक और देखा था नाम, जिसको हम बोलते हैं डायगो, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन, त्रिअक संचार। ये क्या होता है साहब, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है ना तो वर्टिकल फॉर्म यूज की, मतलब वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी। यानी कि मान के चलिए इस तरह का कम्युनिकेशन, देखो जरूरी तिरछा ही होता है, ये किसी भी फॉर्म में जा सकता है, ये सर्कल भी के रूप में भी किसी फॉर्म में जा सकता है। एक विभाग है मान के चलिए यहाँ पे, ये हमारा डिफेंस का, ठीक है, डिफेंस का मंत्रालय, और ये विभाग है आपका फाइनेंस का। अब इसमें दोनों मंत्रालय अलग अलग है, दोनों विभाग अलग अलग है, दोनों ही मंत्रालय अलग अलग है, दोनों ही विभाग अलग अलग है, इनके अंदर रहने वाले काम भी अलग अलग है। ये जो आता है ये प्रेसिडेंट के अंदर में कार्य करता है, हमारा फाइनेंस होता है, ये वित्त मंत्रालय होता है, ये गृह हमारे होम कैबिनेट के अंतर्गत कार्य करता है। क्लियर? इनके अलग अलग मंत्रालय होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब इसके बीच मुझे लेकिन मुझे कुछ चीज ऐसी चाहिए, जैसे मान ले मुझे रक्षा में कुछ मुझे उपकरण आयुध बनाना है ना, आयुध यानी हथियार हम जिनको बोलते हैं, मुझे फंड की आवश्यकता है। वो फंड मुझे कहाँ से मिलेगा? वो फंड तो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलेगा ना। दोनों विभाग अलग अलग है। और डिफेंस में भी मैं बात करता हूँ, इसके अंतर्गत एक आर्मी है, मान के चलिए हम बीएसएफ की हम बात कर लेते हैं, बीएसएफ के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो डायरेक्ट सीधे ये फाइनेंस यहाँ से डिफेंस जाके वहां से फंड की मांग कर सकता है। नोटेड? समझ में? तो अब कम्युनिकेशन हो रहा है ना दोनों के बीच में, मैंने एग्जांपल दिया। अब ज्यादा इस पे ज्यादा गौर मत करना है, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन, सर आपने तो डायरेक्ट ऐसे नहीं, कोई रूल्स होती है, अथॉरिटीज होती हैं, परमिशन होती, हमसे समझने के लिए 2 डिपार्टमेंट हमने ले लिए। क्लियर? इतना आपको समझ में। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ये आपका कहलाता है, इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉय मैनेजर से भी टॉक कर लेगा डायगोनल कम्युनिकेशन में। नोटेड? तो ये तरह के 3 कम्युनिकेशन आपके हो चुके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। चार्ट बना लीजिए, 2 सेकंड का समय, जल्दी से। बना लिया आपने? फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन की तरफ। चलिए आज सारे के सारे पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ज्यादा कुछ है नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें समझने वाली, उसको अच्छे से हम समझने चले। अब एक आता है आपके पास इंट्राकल्चर कम्युनिकेशन। क्या आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? इंट्राकल्चरल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इंट्राकल्चर कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं अंतः सांस्कृतिक संचार, अंतः सांस्कृतिक संचार। देखो मान के चलिए हमारे पास एक जगह है अंडमान निकोबार, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अंडमान की मैं बात करता हूं। अंडमान निकोबार हमारे पास एक लैंड है, हमारे पास हमारे भू क्षेत्रफल में आता है, ठीक है। एक प्रायद्वीपीय एक द्वीप है हमारे पास, आइसलैंड जिसको कहते हैं, अंडमान निकोबार। वहां पे कुछ जनजातियां रहती हैं। कौन रहती हैं? जनजातियां, आदिम जनजातियां रहती हैं, जिनका भारी जीवन से संपर्क नहीं होता। इन लोगों का एक ही ग्रुप है, एक कबीला जिसे बोलते हैं ना, कबीला सुना है ना, उसी से एक कबीला शब्द आता है। कबीला कह सकते हैं, टेरिटरी कह सकते हैं आप इसको, कबीला या टेरिटरी। इसमें लगभग मान के चलिए इसकी 60 सदस्य हैं इसमें अभी वर्तमान में। एग्जाम्पल ले रहा है, जरा फैक्ट पे मत जाना, मैं वहां के मैं समझाने के लिए 60 मान के 100 कर ले, चलो यार 60 कम लग रहे होंगे आपको, है ना, 200 कर लेते हैं, ठीक है। 200 पर मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 200 है नहीं है, लेकिन इतने 200 लोगों का एक इनका समूह है,
इनकी जो भाषा है जनजातीय भाषा है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज। एक कल्चर है इनका, सेम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सेम परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। इनका एक भारी जीवन से कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ यानी कि मैं बात करूं, जैसे अभी हम बात करते हैं, अपनी भी हम बात ले लेते हैं। आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, थोड़ी बहुत हम इंग्लिश भी समझ लेते हैं बीच में। तो ये हमारा एक कल्चर बन गया ना, एक संस्कृति, समान संस्कृतियों के बीच, एक समान कल्चर के बीच, इक्वल कल्चर के बीच जहां हम चीजों को कम्युनिकेशन करते हैं, वो आता है आपका इंटर कल्चर कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परंपरा, सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में क्या करते हैं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब जैसे कि इसमें इनके कुछ रीति रिवाज भी होंगे, ठीक है, रीति रिवाज भी होंगे, कल्चरल प्रोग्राम आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम हो सकते हैं इनके, कोई भी धारणाएं वाली जो चलती आ रही होंगी, परंपराएं होंगी इनकी, तो वो सब की सब चीजें किसमें आती हैं, आपके इंटर कल्चर में। ये सिर्फ यही फॉलो करेंगे। मैं वाद्य नहीं हूं, लेकिन मैं यदि इस समूह का हिस्सा होता, लेकिन मैं यदि इस ग्रुप का हिस्सा होता, तो मैं भी इन सब चीजों को फॉलो करता। क्यों? क्योंकि मैं उस समूह का हिस्सा हूं, मेरे लिए वहां रहना, वहां सर्वाइव करना है, तो मुझे वो सारी की सारी चीजें फॉलो करना पड़ेगी, क्योंकि मैं उस संस्कृति, उस बैकग्राउंड का एक अभिन्न हिस्सा हूं, इसलिए मुझे वहां रहना है, वहां सर्वाइव करना है, तो वहां के लोगों के कल्चर को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो बहुत सारी सांस्कृतिक कल्चर्स फॉलो होते हैं। आप उत्तर पूर्वोत्तर की तरफ जाओगे, वहां का पहनावा बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं। कहा भी जाता है भारत में कि हर 15-20 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, थोड़ी बोली, लैंग्वेज नहीं, बोलियां तो चेंज हो ही जाती है, भाषा की टोन चेंज हो जाती है, पहनावा हो, आपकी भाषा हो, ठीक है, आपकी परंपराएं बदल जाती हैं। कहीं पर विवाह की परंपराएं अलग तरीके, हिंदू धर्म की बात मैं यदि करूं तो परंपराएं चेंज भी होती है, कहीं पर कुछ कुछ परंपराएं मानी जाती, कहीं पर नहीं मानी जाती। तो ये सब चीजें कहाँ मिलती है हमको, आपकी एक संस्कृति डिपेंड करती है, आप जहां रहते हैं, आपका जो भूगोल है, आपका जो क्षेत्र है, आपकी जो टेरिटरी है, आपका जो निवास स्थान है, आपके आपके सराउंडेड जो एरा है, वातावरण है, एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वह सब तय करती हैं आपके इंट्राकल्चर संस्कृति को, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इन लोगों के बीच, अब इन्हें बाहर यदि मान के चलिए कम्युनिकेशन करना है, ये कबीला निकल के आएगा, थोड़े बहुत समझेंगे, बाहर की भाषा समझेंगे। अब इनको मान के चलिए, इनको मान के चलिए दिल्ली के व्यक्ति से वार्तालाप करना पड़ेगा, इस दिल्ली के व्यक्ति से थोड़ी सी या तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा या हिंदी इसको सीखना पड़ेगा, नोटेड ना। तो अब क्या हो रहा है, ये व्यक्ति अब ये किस लिए संवाद कर रहा है, क्योंकि ये एजुकेशन के लिए, मानिए ये जेएनयू में पढ़ने के लिए यहाँ से कोई विद्यार्थी आ रहा है, ठीक है, या व्यापार के सिलसिले में या ट्रेड के सिलसिले में कोई व्यक्ति आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एस जयशंकर वाला एग्जाम्पल दिया था। तो इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा, इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन यहाँ हो रहा है, ये जो कम्युनिकेशन आपका आएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतर संस्कृति संचार, यानी कि इंटर कल्चरल, है ना। अभी हमने इंट्रा पढ़ा है, तो ये कम्युनिकेशन कौन सा हो जाएगा आपका, हाँ सही लिखा है, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं अंतर संस्कृति, इसको इसको आप लिख सकते हैं अंतर संस्कृति संचार, ठीक है। ये कम्युनिकेशन हो गया आपका, यानी एक कम्युनिकेशन में आप स्वयं से वार्तालाप कर रहे हैं, अपने समूह के बीच, अपने लोगों के बीच संचार कर रहे हैं, अपने समान संस्कृति, समान परंपराओं वाले लोगों के बीच संचार करते हैं। लेकिन जब हम इंटर कल्चर कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, तो हम यहाँ अन्य संस्कृति के साथ, ठीक है, ये जनजातीय व्यक्ति है, मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये क्या है, ये जनजातीय है, ये एकदम मॉडर्न मिलेंगे आपको दिल्ली के लोग, इनकी लैंग्वेज अलग है, ये फूल पत्ती घास फल फूल कंदमूल खाने वाले, मांस खाने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है यहाँ पे शाकाहारी व्यक्ति होंगे, दोनों के कल्चर का भी यहाँ पे संवाद बैठ रहा है। तो इस तरह जो दिल्ली वाला जो व्यक्ति होगा, और जब ये कबीला वाला जब व्यक्ति इधर आके जब कम्युनिकेट करेगा, तो संचार का टाइप हो जाएगा आपका
इंटरकल्चर कम्युनिकेशन, दो संस्कृति, दो परंपराओं के बीच सहयोग करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, संभावनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, समझने के लिए, तो वो आपका अंतर संस्कृति कल्चर यानी इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की श्रेणी में वो आता है। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो ये थे आपके सारे के सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स जो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन के मॉडल्स। कल तो संडे है, कल तो आप रिवीजन कीजिए पूरा का पूरा। मंडे को यानी हमारी क्लास होगी, अगली मंडे के दिन हम करेंगे कम्युनिकेशन के सभी मॉडल, जिसमें हम अरस्तु, लेसवेल, ये सारे के सारे बहुत सारे मॉडल्स हैं, वह मॉडल्स हम पढ़ना प्रारंभ उसमें कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया सारा? नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताना। बहुत ज्यादा मेजर जिस टॉपिक पर प्रॉब्लम होगी, अलग से फिर से मैं एक छोटी सी क्लास के माध्यम से उसको समझ लेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए, नोट्स पे काम चल ही रहा है साथ ही साथ। तो मैंने कहा था कि जैसे ही हम क्लास एंड पे पहुंचेंगे तब मैं आपको नोट्स दूंगा इन सब पे। तब तक के लिए आप ये शॉर्ट नोट्स बना दिए, आप की पॉइंट्स लिख ही रहेंगे, मुझे विश्वास है आप पर, इतना तो मैं विश्वास कर ही सकता हूँ। राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, राधेश पाठशाला से जुड़िए। नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक आपको मिल ही जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे। अपने इस राधेश पाठशाला को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 से जून 2026 के दृष्टिकोण से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और खोज में है एक अफोर्डेबल एजुकेटर या अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ, तो उनको लेकर आइए राधेश पाठशाला की ओर। और ऐसे विद्यार्थियों तक जरूर अपने इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाना है यार, जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते लेकिन फील इनको ऑफलाइन जैसा चाहिए, तो उनको राधेश पाठशाला तक जरूर पहुंचाइएगा। और ऐसे विद्यार्थी जो पेड वेज अफोर्ड नहीं कर सकते है ना, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बड़े बड़े महंगे कोर्स में बेचते हैं, पढ़ाना सब यही होता है। ठीक है, मैं तुलना नहीं करूंगा अपनी, मैं तो बहुत सूक्ष्म व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, और मैं अपने आप को टीचर मानता भी नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह हूँ, जैसे आप है वैसे ही मैं हूँ आप ही की तरह एक विद्यार्थी। और मैं जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहना चाहता हूँ, मुझे टीचर बनना भी नहीं है ना, मैं अपने आप को टीचर मानता हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। मेरा कार्य जीवन भर सीखना, आपसे भी आज भी कुछ सीख रहा हूँ, आगे भी सीखते, जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक बस में सीखना है, विद्यार्थी के रूप में अपने आप को देखना चाहता हूँ, वही रहूंगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली मंडे को अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए अच्छे से यार। ठीक है, और अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और स्वस्थ रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखना। अब एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, एग्जाम के विषय में नोटिफिकेशन कब के आएगा इस पर हम एक छोटी सी एक वीडियो हम बना देंगे, कल आ जाएगी आपके पास एक वीडियो, तो आप वो वीडियो भी देख के थोड़ा सा पैटर्न को समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे एग्जाम से रिलेटेड। मिलते हैं फिर कल, जय हिंद सभी साथियों को।